कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से दो दोस्तों की मौत ने सुल्तानपुर के युवा आशुतोष पांडे की जिंदगी बदल दी। दिल्ली शिक्षा विभाग की सुरक्षित नौकरी छोड़कर उन्होंने प्रकृति को बचाने का संकल्प लिया और आज वो पूरे देश में पर्यावरण संरक्षण की नई मिसाल पेश कर रहे हैं। 4 दिसंबर 2022 को आशुतोष ने अयोध्या से वंदे भारत पदयात्रा की शुरुआत की। इस पदयात्रा का मकसद था लोगों को पेड़ पौधों के महत्व के प्रति जागरूक करना और स्वयं वृक्षारोपण करना। अब तक वो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु समेत 21 राज्यों का भ्रमण कर चुके हैं। अपनी यात्रा के दौरान आशुतोष पांडे अब तक 56,000 से अधिक पौधे लगा चुके हैं। वो कहते हैं कि हर इंसान अगर एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे तो देश में ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं होगी। हाल ही में आशुतोष तब सुर्खियों में आ गए जब सुल्तानपुर जनपद में अमाहट से द्वारिकागंज पुलिस चौकी तक बन रहे 4 लेन निर्माण में पटरी पर खड़े 100 साल पुराने नीम के पेड़ को काटने से रोकने के लिए उन्होंने आवाज उठाई। इस विरोध के चलते उन पर शांति भंग में चालान भी किया गया, लेकिन उनके इस साहसिक कदम से स्थानीय लोगों का ध्यान खींचा। आशुतोष का मानना है कि पेड़ केवल पर्यावरण का हिस्सा नहीं बल्कि जीवन और स्वास्थ्य की नींव है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे मोबाइल और सोशल मीडिया से वक्त निकालकर पेड़ पौधों और पर्यावरण की सेवा करें। आइए उन्हीं के पर्यावरण प्रेम को लेकर एक खास बातचीत की है केडी न्यूज अखबार के एडिटर इन चीफ कपिल देव शुक्ल ने। देखिए पूरी रिपोर्ट। मशहूर शायर बशीर बद्र लिखते हैं, पेड़ इतने लगाओ कि छांव मिलती रहे, पेड़ इतने लगाओ कि छांव मिलती रहे, नदियों को इतना बचाओ कि प्यास बुझती रहे। नमस्कार, मैं कपिल देव शुक्ल और आप देख रहे हैं केडी न्यूज डिजिटल चैनल। ये खबर आप इसके सहयोगी संस्थान अवधि तक पर भी देख सकते हैं। आज हम आपके सामने एक ऐसे युवा से बातचीत करेंगे जिन्होंने अपनी सोच और मेहनत से पर्यावरण संरक्षण को जीवन का उद्देश्य बना लिया। जहां आज लोग आधुनिकता और भागदौड़ में प्रकृति को नजरअंदाज कर रहे हैं, वहीं उन्होंने पेड़ पौधों, स्वच्छ हवा, जल संरक्षण की दिशा में सराहनीय कदम उठाए हैं। आइए जानते हैं इनकी सोच, संघर्ष और भविष्य की योजनाओं के बारे में। आइए उनसे एक मुलाकात करते हैं। पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत। और एक हम संक्षिप्त परिचय के साथ शुरुआत करेंगे। अपना एक परिचय संक्षिप्त दें कि कहाँ से हैं, कैसे है जी। फिर हम आगे की कुछ सवाल आपसे जी करते हैं। तो पहले आप एक संक्षिप्त परिचय के साथ शुरुआत जी। मेरा नाम आशुतोष पांडे है, मैं सुल्तानपुर का ही रहने वाला हूँ। पैतृक निवास मेरा लिखई पांडे का पुरवा, ग्राम सभा हाजीपट्टी, धमोह थाना क्षेत्र, इसौली विधानसभा लगता है। और इसके पहले मैं शिक्षा विभाग में काम करता था। 2018 से लेकर 2022 तक मैंने नौकरी करी और 2022 में मैंने 29 नवंबर को अपनी जॉब रिजाइन करी और पूरे देश में हम 16,000 किलोमीटर पैदल चले। अच्छा जी, पर्यावरण को लेके। और जैसे आपके ये मन में आया कहाँ से? ये कोविड समय से शुरू हुआ सर। और कोविड समय में दिल्ली में था। हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन सेगमेंट पे काम करते थे। एक बहुत बड़ी संस्थान है जिसका नाम है एग्जामपुर। जब वहाँ पे मैं काम करता था तो उसी दौरान सेकेंड वेव आई हुई थी और बहुत सारे लोग मर रहे थे। हमारी बीच में भी हमारे कुछ दोस्त थे जिनको ऑक्सीजन न मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई। और जब इसको देखते हुए आपके मन में वहां से मुझे लगा कि पैसे से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यूज है। अभी तक भी ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ करना है, किस सेगमेंट पे काम करना है ये मुझे समझ में नहीं आया था। लेकिन मैं वहां से अंदर से कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर सोचना शुरू कर चुका था कि पैसा उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि पैसे को लेकर ही हम लोग भाग रहे थे और हमें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाया था। तब ये था कि हम पढ़ना शुरू किए और उसी दौरान हमारे पास में एक आर्टिकल आता है, जो लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं वो सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से 10.6 ईयर्स अपनी जिंदगी लॉस कर देते हैं। तो मुझे लगा कि अगर हमें काम करना है तो हमें अपनी बेसिक नेसेसिटी पे काम करना चाहिए, जो एयर, वाटर, फूड है। और अगर उस पर काम करना है तो आपको इन्वायरमेंट के सेगमेंट पे काम करना पड़ेगा। तो मैंने 2020 से लेके 2022 तक उसी सेगमेंट में पढ़ता रहा
जानता रहा और फिर हमने 2022 में अपनी नौकरी रिजाइन करी और क्लाइमेट चेंज को लेकर पूरे देश में पैदल चलना शुरू किया। एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, देखिए इस वक्त हम सुल्तानपुर जनपद, चूंकि ये देश में लगभग 2 ही 4 परिजात वृक्ष बचे हैं, क्या है? जी 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 और हम वहाँ पे खड़े हैं। जी जी आपसे कुछ बातचीत करने का इस पारिजात के पास उद्देश्य है। जी। आपको क्या लगता है ये क्या संदेश दे रहा है? जिस तरीके से आप देखेंगे इसका जो कैनोपी साइज आप देख रहे हैं, ये एक छत्र छाया जैसे हमारी रक्षा करने के लिए ऊपर से खड़ा हुआ है। ये मार्गदर्शन कर रहा है कि आप सब बस अपना कर्म करते रहिए, हम आपकी रक्षा करने के लिए उपस्थित हैं। आपकी जो भी ज़रूरतें हैं, चाहे वो पानी होगी, हवा होगा या भोजन होगा, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम बहुत सारी जीव जंतु पशु पक्षियों को अपने साथ समेटते हुए आप सबकी रक्षा करने के लिए फिलहाल खड़े हुए हैं। और इसी प्रकार से वट वृक्ष के रूप में पूरे देश में अलग अलग प्रकार के वृक्ष होते हैं, जिसको पहले के जो लोग हुआ करते थे, पूर्वज जो हमारे थे, उनमें उनको अपना भगवान दिखाई देता था और उसकी पूजा किया करते थे। शायद युवाओं में इसी चीज़ की कमी होती जा रही है। जी। सबसे पहले हमें आपके बारे में और पर्यावरण संरक्षण की यात्रा की शुरुआत के बारे में जानना है। जी, मेरा नाम आशुतोष पांडे है और हमने 16,000 किलोमीटर की वंदे भारत पद यात्रा 21 राज्यों में करी। और ये यात्रा सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि कोविड समय में मैंने अपने 2 दोस्तों को सिर्फ ऑक्सीजन न मिलने की वजह से खो दिया है। और जब उनको मैंने खोया तो मुझे लगा कि पैसे से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यूज़ है। अगर हम ऐसा कुछ कर पाएँ जो प्रकृति के साथ पूरे विश्व में जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु रहते हैं, अगर उनको समर्पित कर पाएँ तो मुझे लगता है इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। और पेड़ लगाने के बाद उससे जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है वो सारी यूनिवर्स में कनेक्ट करता है। उस वजह से जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु हैं इस पूरी की पूरी पृथ्वी पे, हम सबकी सेवा कर पाते हैं। उसी उद्देश्य को लेकर फिलहाल पैदल चलता रहा। किस घटना का अनुभव आपको प्रकृति और पर्यावरण के लिए काम करने की प्रेरणा दी है? घटना तो मुझे लगता है कि कोविड ने दी मुझे, कि कोविड में हमारे पास ऑक्सीजन खत्म नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी लोग ऑक्सीजन की वजह से मर रहे थे। तब मुझे समझ में आया कि जो चीज़ हमें दिख नहीं रही है उसकी कीमत बहुत है। आज अगर ये ऑक्सीजन की वजह से लोग मर रहे हैं, कल ऑक्सीजन को पैक करके बेचा भी जा सकता है, जिस तरीके से पानी को बेचा जा रहा है। ठीक है, अगर भविष्य में ऐसी स्थितियां हुई तो कौन सबसे ज्यादा मरेगा? शायद वो लोग जो लोअर क्लास या मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनको शायद इसके बारे में अभी नहीं पता है, जो अवेयर नहीं है। अगर आप थोड़े से भी लिटरेट हैं, एजुकेटेड हैं और अगर आप सोसाइटी ओरिएंटेड हैं, तो आप अपनी बेसिक नेसेसिटी को बचाने की बात करेंगे। वो है आपका हवा, पानी और खाना। तो उसी एक चीज को लेके फिर मैं काम करना शुरू किया। और मुझे हमेशा से लगता था हमारे पास हमारी 2 माएँ हैं, एक जिसने हमें 9 महीने पेट में रखा, जन्म दिया, और एक जिसने जन्म देने के तुरंत बाद हमें ऑक्सीजन दी, पानी दिया, खाना दिया। तो दूसरी माँ की कौन बात करेगा, ये सवाल बनता रहा। तीसरे सवाल पे है, आज की युवा पीढ़ी को अक्सर आप टेक्नोलॉजी और आधुनिकता जीवन शैली में व्यस्त देखते हैं जी। तो ऐसे में आप उन्हें पर्यावरण से जोड़ने के लिए क्या संदेश देंगे? नहीं, टेक्नोलॉजी के साथ जब वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं तो हम भी टेक्नोलॉजी को ही यूज़ करना चाह रहे हैं। इसलिए हम लोग एक एप्लीकेशंस बना रहे हैं जिसमें हम कोई भी ट्रीको प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी है जिसके साथ फिलहाल हम काम करना चाह रहे थे और उनके साथ बहुत कुछ डिस्कस भी हुआ था। हम जब भी कोई स्पीसीज प्लांट करेंगे तो वहाँ पे हम एक QR कोड देने वाले हैं, जिससे आप उसको स्कैन करेंगे, स्कैन करते ही तुम्हें पता चल जाएगा कौन सी स्पीसीज है, किस लाइन पे लगी है, वहाँ का AQI कितना है, वो कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, कितना कार्बन लेगा, किस बच्चे के नाम से लगा है, किस स्कूल ने लगाया हुआ है, कौन सी लोकेशन पे लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा डेटा देगा। हम उनको यूथ को एंटरटेन करना चाहते हैं। हम कहते हैं ठीक है, तुम्हारे लिए अगर टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है तो टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपनी बेसिक नेसेसिटी बचाओ ना। आप जिंदा हैं तभी तो किसी टेक्नोलॉजी का यूज कर पाएंगे, और अगर आप जीवित ही नहीं रहेंगे तो आप किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर सकते। चाहे वो क्या बोलते हैं बाइक होगी, चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम्स होगा, या जिस भी चीज में आपका बहुत इंटरेस्ट है, आप जीवित है तब तक उसको यूज कर रहे हैं। और जीवित रहने के लिए दुनिया में कुछ भी बना डालिए, बट ऑक्सीजन कभी भी आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, केवल पैक कर सकते हैं। जी। और एक सवाल और है कि आपने अब तक कौन कौन से प्रोजेक्ट या पहल की शुरुआत की है जो उसका असर आपको दिख रहा है? सबसे पहले तो वंदे भारत पदयात्रा ही शुरू करी थी। वंदे भारत पदयात्रा के दौरान स्कूल सेमिनार्स आता रहा। 1080 स्कूल में जब हमने सेमिनार किया तो आज मुझे सोशल मीडिया से लगभग पूरे देश के लोग, पूरी देश की यूथ मुझे कनेक्ट करती है, मुझे मेरे साथ प्लांटेशंस करती है। और हर दिन जब मैं अपनी स्टोरी मेंशन करता हूँ तो कोई ना कोई किसी न किसी जगह से पेड़ लगाते हुए अपने नाम से एक पेड़ लगाता है। मैंने कहा कि हम इंडिविजुअल कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन अगर हम कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी पे आ जाएं कि आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने में कामयाब हो पाए तो मुझे लगता है सोसाइटी बदली जा सकती है। आज मुझे 100 लोग अगर दिखते हैं तो उसमें से 10 लोग डेली पेड़ लगा रहे हैं, तो वो जो इंडिविजुअल तक एक चेंज वो लाया। दूसरा ये था कि हर घर हरियाली का प्रोग्राम लेके सुल्तानपुर में हम चल रहे हैं, जिसमें 1780 ग्राम सभा है। 1780 ग्राम सभा के एक लड़के को उठा के उसकी ग्राम सभा की इसको जिम्मेदारी देते हुए हम कैसे वेस्ट मैनेजमेंट पे, वाटर मैनेजमेंट पे और ट्री प्लांटेशन पे, टेक्नोलॉजीज पे, इन सब पे कैसे काम कर सकते हैं उसको लेके फिलहाल अवेयर कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे यूथ सुल्तानपुर के हमारे साथ अभी तक जुड़ चुके हैं। NIT BTech के बच्चे हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं और अब उस विजन को, उस मिशन को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं।
और हम आपसे पांचवा सवाल करेंगे कि पर्यावरण संरक्षण के काम में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और आपके सामने आप इसको कैसे पार पाते हो? ये बहुत बड़ा विषय है सर, क्योंकि ये सबसे कम पूछा जाने वाला सवाल था मेरे पास अभी तक, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो यूथ मुझे देखते हैं उनको लगता है कि आशुतोष भैया मतलब ऐसे कर दे रहे हैं, नहीं है ऐसे। सबसे पहले परिवार से लड़ना पड़ा, परिवार से लड़ने से बाद फिर समाज से लड़ना पड़ा, समाज से लड़ने के बाद शरीर से लड़ना पड़ा, शरीर से लड़ने के बाद प्रकृति से लड़ना पड़ा, प्रकृति से लड़ने के बाद इन सभी को हराते हुए जब आप किसी एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं, उसको पहुंच जाने के बाद अपने आप को चैलेंज करना, अब यहाँ पहुंच गए तो क्या करेंगे आप, उसको करना। बहुत करीबी लोग मेरे थे जो फिलहाल मेरे इस मिशन के साथ कभी उनके साथ उनका मन का कर पाया तो ठीक है, नहीं कर पाया तो उन्होंने छोड़ के हमसे दूर चले गए। फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती हैं, फैमिली में हर टाइम अनसिक्योरिटीज बनी रहती है। फैमिली के लोग सोचते रहते हैं कि मतलब फ्यूचर में और क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, क्या इस पे समस्या आएंगी। अभी 151 में मेरा चालान हुआ, मेरे पर मुकदमा भी लिखा। जानकारी दे। अभी पेड़ पे मैं चढ़ा था, अभी आपको पता होगा पूरी डिटेल सुल्तानपुर के NIT कॉलेज था, उसके सामने का एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट रिजर्व जो था उसको हटाया जा रहा था रोड चौड़ीकरण के मामले में। विषय मेरा यह था कि जो पेड़ काट रहे हैं उस पेड़ का जो ग्रीन बजट आया हुआ है उस ग्रीन बजट का यूटिलाइजेशन आपने कहाँ पे किया, और अगर आपने इस पेड़ को काट दिया तो इसकी वजह से जो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसलिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, कौन कौन सी स्पीसीज यहाँ पे डैमेज करेंगी, कितने पेड़ आपने काट दिए हैं, इसके लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि नहीं करेंगे। 100 साल नीम का पेड़ था जिसपे मैं चढ़ के बैठ गया क्योंकि सावन के महीने में काटा जा रहा था। तब मैंने उस चीज को लेकर जब आवाज उठाई तो मुझे पुलिस वाले लेके आते हैं, मेरा 151 में चालान करते हैं, फिर मैं हाईकोर्ट चला जाता हूँ और हाईकोर्ट में जाकर हमने इसके लिए PIL फाइल करी और हमने ITI में बहुत सारे जवाब मांगे। और उसी एक चीज को लेकर फिलहाल हम लोगों ने आपने देखा मेरा बाल नहीं है तो हमने मुंडन करवाया। 11 लड़कों ने सामूहिक मुंडन कराते हुए इसका विरोध जताया और कल इसका 13वीं संस्कार हम लोग कर रहे हैं जो सुल्तानपुर में पहली बार इस चीज को किया जाएगा। सरकार और समाज दोनों भूमिका पर्यावरण बचाने के लिए है जी, इस पर आपकी क्या राय है? सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत ज्यादा फोकस है कि कैसे 10% के फॉरेस्ट रिजर्व को बनाया जाए और इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी हर साल प्लांटेशन कर रहे हैं। 2024 में 37 करोड़ करवाया, 2025 में उन्होंने 35 करोड़ करवाया। विषय ये है कि आप फॉरेस्ट रिजर्व तब बचा पाएंगे जब आप जीवित पेड़ को जीवित रहने देंगे और जब आप विकास के नाम पे पेड़ों को नहीं काटेंगे, क्योंकि एक पेड़ को बड़ा होने में 20 साल लगता है। आपके पास समय ही केवल 3 साल 4 साल का बचा है। अगर 3-4 सालों में अपनी ग्रीनरीज को आप बहुत बड़ा नहीं करते हैं और आप फॉरेस्ट रिजर्व को मेंटेन नहीं करते हैं तो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी एग्रीकल्चर पूरा डैमेज करेगा, इकोनॉमिकल कंडीशन फार्मर की डैमेज करेगी। इससे बहुत कम लोग बात करें। अधिकारी को बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि अधिकारी UPSC देकर आ रहा है, उसको पता है कि इनिशियल स्टेज में कैसे वो सफर करने वाला, उसके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और मुझे लगता है इससे दोनों से निकल के सबसे पहले यूथ पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। अगर यूथ पार्टिसिपेशन किसी प्रोजेक्ट पे कर देता है तो मुझे लगता है उसका विकास अपने आप से होना शुरू हो जाता है। सुल्तानपुर के युवाओं पे मेरा बहुत ज्यादा फोकस है कि हम कुछ बदले या ना बदले, सरकार अपनी कोई व्यवस्थाएं लाए या ना लाए, लेकिन हम अपनी इंडिविजुअल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति उसको निभाते हुए समाज कल्याण में कुछ बेहतर काम कर पाए पर्यावरण के क्षेत्र में। आशुतोष पांडे जी, आपके अब अभी तक सवालों का जवाब दे रहे थे, हमारा एक 7वां सवाल है जी, उसमें है कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को जी लेकर आप सबकी मतलब बड़ी चिंता है जी, कैसे आप इसको देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग से निपटना है तो हमें उसके सब्जेक्ट पे बात करना शुरू करना पड़ेगा। जिसे आप जब किसी चीज की बात करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसकी एक इमेज बनती है और जैसी इमेज बनती है बॉडी वैसे रिएक्ट करती है। मेरे पास एक वेबसाइट है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये 3 साल 307 दिन बचा हुआ क्लाइमेट क्लॉक की वेबसाइट है। इसके अकॉर्डिंग आपकी जो ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर होगा बहुत इंक्रीज कर जाएगा। आपके पास पूरी की पूरी यूनिवर्स की जितनी भी क्लाइमेट डैमेजेस रहेंगे आपको देखने के लिए मिलेंगे। और आप देखना चाहते हैं कि हर बार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 2030 तक इसका टेम्परेचर और इंक्रीज कर जाएगा। भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जो 2030 तक डूबने की स्थिति में है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वाटर लेवल ऊपर आ रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, समस्याएं कहीं ना कहीं बढ़ने वाली हैं। अगर हमें इसको बचाना है तो सबसे पहले मास लेवल पे प्लांटेशन करना पड़ेगा, पहला। दूसरा ये है कि अगर इससे बचना चाहते हैं तो इसके बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस कैंपेनिंग लानी पड़ेगी। तीसरा ये है कि यूथ यूटिलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि इस देश में 69% का यूथ पोटेंशियल है, उसकी यूटिलाइजेशन पे जाना पड़ेगा। चौथा ये है कि अपनी जनसंख्या पे हमें इमीडिएट कंट्रोल करने की जरूरत है क्योंकि हर बच्चा जब पैदा होता है तो भूखा पैदा होता है और जब मरता है तो कुछ ना कुछ खा के मरता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि आपके पास लैंड बहुत कम है, लैंड एरिया बहुत कम है, फॉरेस्ट रिजर्व बहुत कम है। फॉरेस्ट रिजर्व कम होने की वजह से आपकी स्थितियां खराब हो जाएंगी। जब देश आजाद हुआ 1952 में तो आपके पास 36 करोड़ लोग थे, पर आज हमारे पास में 142 करोड़ लोग हैं। उस टाइम देश का जो फॉरेस्ट रिजर्व था 33% का था, आज हमारे पास में 4% का पहुंच चुका है। ग्लोबल वार्मिंग होना तय है
उसको कोई खत्म नहीं कर सकता, लेकिन अगर बचाने के लिए लोग आ जाएं, जितनी जनसंख्या पैदा हुई है, अगर वो शायद इसके लिए अवेयर हो जाए तो मुझे लगता है टेरेस प्लांटेशन कर सकते हैं, लैंड प्लांटेशन कर सकते हैं, जो पेड़ लगे हुए हैं उनको बचा सकते हैं और उनकी तरफ हम लोग लेके जा सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन पे काम कर सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग पे काम कर सकते हैं। इन सभी विषयों पे चर्चा करते हुए लोगों को आना पड़ेगा, तो ही हम शायद ग्लोबल वार्मिंग के विषय से निकल पाएंगे। बाकी ग्लोबल वार्मिंग तो 2020 में हो गई थी, हम उससे 5 साल ऊपर आ चुके हैं। उसको बचाना, उसको कम करना शायद असंभव जैसा है अब, बस उसके साथ अब कैसे और बचाया जा सकता है इस पे सोचना बहुत जरूरी है। और 8वां सवाल है आपसे, हम सिर्फ 10 सवाल किए हैं। जो 8वां सवाल है कि आम नागरिक अपने दैनिक जीवन में कौन छोटे छोटे कदम उठाकर पर्यावरण को ठीक कर सकता है? सबसे पहले जब सो के उठते हैं तो आप सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बंद करते हैं आप वाटर सेव करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आप जब भी कोई चॉकलेट्स खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, उसका रैपर उठा के जमीन पे मत फेंकिए। तीसरा, अगर कहीं पानी बह रहा है, अब किसी का भी पानी बह रहा है, खुद जाके बंद कर दीजिए। आपके अंदर सिविक सेंस आ गया, अगर सिविक सेंस आ जाता है सोसाइटी में तो आपकी अवेयरनेस अपने आप से बढ़ने लगती है। शुरुआत तो सबसे जरूरी ये है कि पहले तो पेड़ लगा लीजिए, उस पेड़ में डेली पानी डालना शुरू कर दीजिए। बोला जाता है, मैंने इंग्लिश में कोट पढ़ा था, इफ यू लव ए ट्री यू विल बी मोर ब्यूटीफुल देन बिफोर। अगर आप किसी पेड़ से प्यार करते हैं तो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं, फिर होने लगते हैं। आप वो करना शुरू कर दीजिए, आपके अंदर सिविक सेंस आ जाएगा। सिविक सेंस आ जाएगा, आप सोसाइटी ओरिएंटेड हो जाएंगे, और जैसे आप सोसाइटी के बारे में सोचना शुरू करेंगे, आप बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना शुरू कर देंगे और कहीं ना कहीं आपका जीवन आसान होना शुरू हो जाएगा। हम एक नवा सवाल आपसे करेंगे कि आने वाले समय में आपकी क्या योजनाएं हैं? आप किन किन क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं? सिर्फ इन्वायरमेंट पे, और इन्वायरमेंट कोई एक सब्जेक्ट पेड़ लगाना नहीं होता, वो वाटर मैनेजमेंट होता है, वाटर हार्वेस्टिंग होती है, वेस्ट मैनेजमेंट होता है, एग्रीकल्चर होता है, टी प्लांटेशन होता है, ठीक है, और एनिमल्स प्रोटेक्शन होता है। बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं जिसमें हम काम करने वाले हैं, और उसको लेके सुल्तानपुर की बात करने वाले हैं, क्योंकि सुल्तानपुर में 1780 जो ग्राम सभा है उन सभी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूथ को लेके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देके उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। सुल्तानपुर को एक ऐसा सेंटर बनाना चाहते हैं, क्योंकि इधर लखनऊ है, इधर अयोध्या है, इधर बनारस है, इधर प्रयागराज है। इसको सेंटर बना के हुए एक चैप्टर लिखना चाहते हैं कि अगर कभी भविष्य में पर्यावरण की बात आए तो यहाँ के युवाओं का सबसे पहले नाम है, क्योंकि अगर यहाँ का युवा जागृत तो कर गया तो आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स को क्या करेगा, वो बहुत ज्यादा अवेयर कर ले जाएगा, और शायद भविष्य में कुछ ऐसा पन्ना लिखा जाएगा जब सुल्तानपुर का भी नाम आएगा पर्यावरण के क्षेत्र में। आशुतोष जी, ये मेरा अंतिम सवाल है, और इसमें हम चाहते हैं कि आप हम उम्र के जो युवा हैं जी, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, और समाज को, साथ में समाज को? बहुत सिंपल सा होगा, हमें समझना होगा जितने भी यूथ हैं हमारे पास, हमारी 2 माएँ हैं, एक जिसने हमें 9 महीने पेट में रखा, जन्म दिया, और एक जिसने जन्म देने के तुरंत बाद हमें ऑक्सीजन दी, पानी दिया, खाना दिया भाई, ठीक है। जो दूसरी माँ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आपके पास में चाहे कपड़े होंगे, चाहे फोन होगा, चाहे आपके पास में बाइक होगी, जो कुछ भी है, एक माँ पैदा कर देती है, लेकिन दूसरी माँ आपके भोजन के लिए भी खुद को खत्म करती है, तो आपके लिए भोजन तैयार करती है। आज वक्त है कि संभलते हुए और अपने आप को संभालते हुए अपनी धरती माँ की तरफ सोचें और उनके लिए एक कदम निकालें। अगर आप निकाल पाएंगे तो आप राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। सुल्तानपुर में लगाया हुआ पेड़ अमेरिका को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, अमेरिका की जो अलग अलग स्पीसीज है उनको कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, क्योंकि पेड़ ही है जो हमारे प्राण के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ हमारे नहीं, जितनी अलग अलग स्पीसीज है, और उसके लिए इंसान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंसान के पास बौद्धिक क्षमता आई, देखने की, समझने की, सूंघने की क्षमता आई, और ये भगवान ने सिर्फ हमें दिया है। इसलिए हम मानते हैं कि युवाओं को हमारे साथ आना चाहिए और मिल के धरती माँ को बचाना चाहिए। हम ये भी कहेंगे कि आप हमारे चैनल का नाम है केडी न्यूज़ डिजिटल जी, और दूसरा चैनल है मेरा अवधि तक जी। तो इसके लिए क्या संदेश देना आप जिस टॉपिक पे अपनी वीडियो बना रहे हैं सर, बहुत रेयर पर्सन ऐसे होते हैं जब क्लाइमेट चेंज जैसे कंटेंट को आपके सामने पहुंचाते हैं, और मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, जब ये साथ खड़ा होता है तो बच्चे का आत्मविश्वास आसमान छू जाता है। मुझे लगता है ऐसी वीडियोस को शेयर करना चाहिए और ऐसे चैनल को आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप तो खुद ही करेंगे, और अगर मान लीजिए कहीं से थोड़ी बहुत शिक्षा में उतनी समझदारी नहीं आ पाई तो आप समझिए कि जब आपके लिए आपकी सांसों को बचाए रखने के लिए कोई काम करता है तो ऐसे चैनल को शेयर करते हुए सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि क्लाइमेट चेंज पे बहुत कम लोग बात करते हैं। सर आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जीवन भर मैं आपका आभारी रहूंगा। जहां तक मेरी आवाज पहुंच पाए और आगे पहुंचाने की कोशिश करिएगा। जय हिंद। हम आशुतोष पांडे जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं।